उत्तराखंड में आसमानी आफत से हाहाकार की स्थिति है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। नगुड़ के पास लगातार भूस्खलन से परेशानी बढ़ती ही जा रही है। चिल्नियाली चौड़ नगुड़ के पास रास्ते में 200 गाड़ियां फंसी हुई हैं। चिन्याली सौड़ और कांडी सौड़ को जोड़ने वाला स्यासू चिन्याली सौड़ बाईपास भी खालसी के पास बाधित हो चुका है। उत्तरकाशी लंबगांव केदारनाथ मार्ग की बात करते हैं तो 18 जुलाई से ये बाधित है। जनपद वासियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। मुख्य मार्ग से वो कटे हुए हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास भूस्खलन के बाद बंद पड़ा है। ऐसे ही कई रास्ते हैं जो बेहद अहम रास्ते हैं। इन रास्तों से ही जुड़कर कई गांव आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब इन रास्तों की क्या स्थिति है ये आपके सामने है, जिसमें गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नागुड़ के पास लगातार पत्थर गिर रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लगातार मलबा गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है और इसकी वजह से ये रास्ता बाधित है और कब तक बाधित रहेगा नहीं पता है, क्योंकि जब मलबा गिरना बंद होगा तब इसे हटाया जा सकेगा, तब ये आवाजाही के लिए सुचारू होगा। लेकिन अभी लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से इस रास्ते की हालत आपके सामने है। डोबरा चांटी मोटर मार्ग ये भी बंद है। तो उत्तरकाशी के कई अहम रास्तों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। एक और तस्वीर आपको उत्तरकाशी से ही दिखाते हैं, जहां रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी में फंसे लोगों को पुलिस रस्सी की मदद से निकाल रही है और ये देखिए कुछ इस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रास्तों की हालत आपने देखी और इसके बाद रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू करती पुलिस नजर आ रही है। तो लगातार बारिश और बारिश के बाद के हालात तस्वीरों से बयां होते हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी इतनी आसानी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज भी कई जगहों पर भारी बारिश के अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रशासन की ओर से रस्सी की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है पानी के तेज बहाव के बीच। कुल मिला के उत्तरकाशी की 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आप देखिए कि रास्तों की क्या हालत है और इन रास्तों पर चलने वाले लोगों की क्या स्थिति है, जिन्हें बड़ी मुश्किल से रस्सी के जरिए रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लेकिन कहीं भी पहुंचने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी क्या हालत है। और लगातार मलबा गिर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसे साफ करने का काम भी नहीं शुरू कर सकते। तो ये रास्ते कब खुलेंगे ये किसी को नहीं पता है। और ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी अलग है कि अभी और बारिश हो सकती है। तो उत्तरकाशी की 2 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ के रहवासी किस डर के साए में जी रहे होंगे। ओहो, जोशीमठ से खबर है, फूलों की घाटी क्षेत्र में बादल फटा है। बादल फटने से रास्ता बंद हो चुका है, यात्रा भी रोकी जा चुकी है। बादल फटने से पुल और कई रास्ते क्षतिग्रस्त होने की भी खबर मिल रही है। वन विभाग की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है। फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को मार्ग खुलने का इंतजार है। आपको बताएं कि फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला गया है, ये इजाजत मिला है ताकि वो जा सकें, कई किस्म के फूलों का दीदार कर सकें। लेकिन बादल फटने के बाद उन रास्तों की हालत आपके सामने है। अब यहाँ पर्यटकों को इंतजार है कि रास्ता साफ हो, खोला जाए। और यहाँ मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन को इंतजार है बारिश रुके तब तो इस रास्ते को साफ किया जा सके, खोला जा सके। बहरहाल क्या स्थिति है ये आपके सामने है। वन विभाग की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी है, लेकिन खराब मौसम आड़े आ रहा है। फूलों की घाटी जाने वाले रास्ते की ये हालत है। बादल फटने के बाद ये रास्ता बंद हो चुका है। तो अब ये यात्रा भी रोकनी पड़ी है, क्योंकि जिस रास्ते से गुजरना होता है, बादल फटने के बाद उसकी स्थिति क्या है ये देखिए आप। जगह जगह पत्थर है, पानी है। वन विभाग की टीम हालांकि कोशिश में है कि इसे बहाल किया जा सके, पर्यटकों को जाने की सुविधा मिल सके।
क्योंकि आपको बताएं फूलों की घाटी को इस बार पर्यटकों के लिए खोला गया है। कोरोना काल में भी पिछले साल के बाद इस साल। बाकी की डिटेल सहयोगी रंजीत से लेते हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद है। रंजीत, वन विभाग कोशिश में है, कब तक ये रास्ता खुल जाएगा, किस तरीके की जानकारी? जी सीता जी, आपको बता दें कि वन विभाग की टीम तड़के सुबह 6 बजे रवाना हो चुके मौके पर। उनके साथ 12 मजदूर और वन विभाग की जो टीम फिर मौके पे गई। जो कल रात जो अतिवृष्टि हुई उसके तक पहले फ्लोर में भामा जोन में जो है एक पैदल पुल था, वो पूरी तरह से बह गया। दूसरा वो भारी पैरामा था, जहाँ पर के लगभग 20 मीटर रास्ता और जो भारी जो नाले में उफान है उसकी तरफ 20 मीटर रास्ता वो वहाँ शॉर्ट हो चुका। इसके लिए इसको देखते हुए पार्क प्रशासन जो है कि आज की जो यात्रा को स्थगित कर दिया है। आज जो यात्रा है उसको रोक दिया गया है। और जो घांगरिया जो स्थान है जहाँ से पहले फ्लोर है, हम कुल यात्रा के लिए जाते हैं, वो पड़ाव पर वहाँ पर यात्रियों को जो पर्यटक आए उनको रोक दिया गया। जो आज जो वन विभाग की टीम है वो रवाना हुई। लगभग वो जो वन विभाग से मेरी बातचीत उनका ये कहना है कि आज शाम तक ये रास्ता बहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो पर्यटकों को रोक दिया गया है, फूलों की घाटी का दीदार नहीं कर सकते हैं क्योंकि रास्ते की स्थिति बहुत खराब है। रंजीत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बादल फटने के बाद फूलों की घाटी का रुख करने वाले तमाम पर्यटकों को बीच में रोका गया है और आज के लिए यात्रा स्थगित बताई जा रही है। और ऐसे में तमाम वो पर्यटक जो निकल पड़े हैं, रास्ते के बीच में होंगे, उनके सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए देखिए किस तरीके से हनुमान मंदिर में उनको शरण लेनी पड़ी है ताकि लोग सुरक्षित रहें। फूलों की घाटी बहाल थी पर्यटकों के लिए और इस बीच बादल फटने से रास्ता बंद हो जाता है। लोगों में दहशत भी बढ़ी है, लेकिन गनीमत यह है कि जो पर्यटक निकल चुके थे यात्रा पर, उन्हें हनुमान मंदिर में शरण ली और वो सुरक्षित हैं। बाकी आज के लिए इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा है जब तक ये रास्ता सुचारू नहीं हो जाता। वन विभाग की टीम 6 बजे सुबह से लगी हुई है और आज के दिन स्थगित बताई जा रही है। फूलों की घाटी के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। उधर श्रीनगर से भी एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। चंद सेकंड में पहाड़ी दरक कर नीचे आती है और चंद सेकंड में पूरी पहाड़ी दरक कर नदी में समा जाती है। इस वजह से बद्रीनाथ हाईवे चारधाम यात्रा, अगर शमधार की बात करते हैं तो 4 दिनों से ये रास्ता बाधित है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जरा देखिए। देख रहे हैं आप किस तरीके से धूल के गुबार के साथ पहाड़ का ये बड़ा सा हिस्सा दरकते हुए नदी में समा गया। ये देखिए, पूरी की पूरी पहाड़ी दरकती हुई नदी में समाती नजर आ रही है। श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं और ये बड़े बड़े बोल्डर पत्थर पूरी गति के साथ नदी में गिर रहे हैं। कम से कम 10 दिन से पहले खोलेगा नहीं। ये है पूरा वीडियो, देख लिए। इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 5 जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। जबकि मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार जताए गए हैं। तो लीजिए, बारिश से बढ़ी मुश्किलों की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ये बता रही है कि अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कई जगह हैं जहां आज और कल बारिश के आसार हैं और कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में पहाड़ों का रुख करना सुरक्षित नहीं है। यात्रा के लिए भी कल मनाही की गई थी क्योंकि मौसम विभाग ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश और धूप के बाद पहाड़ों के चटकने का सिलसिला कैसा है, तस्वीरें लगातार आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने आज और कल भी बारिश की चेतावनी जारी की है। आगे बढ़ते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता ये है कि जो भक्त सावन सोमवार सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान शिव का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर और शिवालयों में कई तरह की पाबंदियां हैं। इस बार भी सावन में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी है।
बावजूद इसके मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगने की पूरी उम्मीद है और ऐसे कई तस्वीरें भी आ रही हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान महाराज दक्ष को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे, इसलिए इतनी बारिश में भी पूरा उत्साह है और लोग बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर आकर भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, पाबंदियां तो हैं लेकिन श्रद्धा और आस्था उनके भीतर उन्हें खींच ले आती है, क्योंकि सावन के महीने में और सोमवार को व्रत के साथ अगर जलाभिषेक किया जाए, भोलेनाथ जो कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, बेलपत्र से, भांग से, धतूरे से, तो लोग कोशिश में रहते हैं कि उनको अर्पित किया जाए। सावन के सोमवार पर ये मौका चूके ना। हालांकि कोरोना भारी पड़ा है, पिछले 2 बार से कांवड़ यात्रा स्थगित रही है, लेकिन फिर भी लोगों के भीतर श्रद्धा है, वो बाहर निकल रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 तस्वीरें हमारे पास हम आपसे साझा करेंगे। आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। 26 जुलाई पहला सोमवार था। गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर महादेव को जल अर्पित करने के लिए लोग बाहर आए। इसी बीच दूसरा सोमवार देहरादून की तस्वीरें हैं और आज तीसरा सोमवार है। उज्जैन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पूरे विधि विधान से भस्म आरती की जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं इस आरती को देखकर अभिभूत होते हैं और अगर ये मौका सावन के सोमवार का हो तो ये बेहद खास हो जाता है। ऐसे में आम शिवालयों में भी लोगों की उतनी ही भीड़ देखने को मिलती है। तो आज तीसरे सोमवार पर लोग लंबी लंबी कतार में देखिए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से शिवालयों पर लोगों की भीड़ है। कोरोना के बीच शिव भक्त बाहर आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का रुख करते हैं देहरादून से। रवि, बताइए किस तरीके की रिपोर्ट, किस तरीके की तस्वीर आ रही है? आज तीसरा सोमवार है सावन का। जी स्नेहलता, देखिए क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और सुबह से ही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो शिवालय हैं वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इस वक्त भी मैं आपको दिखा दूं कि जो मंदिरों में जो तमाम भक्त हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। और लगातार जो है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में हम बात करें तो बारिश लगातार बरस रही है और जैसे ही भगवान शिव का जलाभिषेक जो श्रद्धालु कर रहे हैं, वैसे ही आसमान भी आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा है। पूरी तरीके से मंदिरों में तैयारियां हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी है और ऐसे में हालांकि अगर पिछले वर्षों की बात करें तो उस तुलना में इस बार भीड़ कुछ कम है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भारी बारिश है, उसके बावजूद भी लोग की जो श्रद्धा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंदिरों में भगवान शिव का जो भी प्रसाद, जो भी जलाभिषेक, बेलपत्री और तमाम चीज़ें भगवान शिव को चढ़ाई जा रही हैं। और आज का जो पावन दिन है उस पर भगवान शिव से जो है तमाम लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, जो मुराद है, वो भगवान शिव के सामने रखी गई है। तो यहाँ पर जो ये तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरीके से आस्था के बीच तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में तमाम जो शिवालय हैं वो हमेशा ही इस तरीके से गुलजार रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो तैयारियां हैं मंदिरों में भी कि किसी तरीके का कोरोना संक्रमण ना हो और इन तमाम एहतियात को बढ़ता जा सके। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण अब कम हुआ है, काफी कम केसेस हुए हैं। रवि, आप जिस मंदिर में हैं और जिस जगह, उस जगह का नाम भी बता दीजिए और जरा लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि वो घर से बाहर बारिश के बीच जलाभिषेक के लिए निकले हैं। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये आरा घर एक जगह है जहाँ पर हनुमान सिंधुमैया पंचायती मंदिर है और इसमें तमाम भगवानों की यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर जो तमाम लोग पहुँचे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो इस बार जो है यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुँचे हैं। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? यहीं है सर, देहरादून से ही है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुँचे हैं, किस तरीके की मनोकामनाएं लेकर और किस तरीके का पूरा सावन का महीना आप लोग भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ क्या क्या इसमें? दूध अभिषेक करते हैं सर सावन में, और जो जो शिव को प्रिय हैं वो सब अर्पित करते हैं पूरे भक्ति भाव से। इस बार कोरोना भी है, पिछले सालों की तुलना में कम भीड़ है। पूरी कोरोना की गाइडलाइंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे उसी के अनुरूप चल रहे हैं। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए जिनसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद देखा है कि तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ हैं। इस बार सावन के महीने में लोगों के लिए क्या कहेंगे? पंडित जी
तो चलिए तमाम जो और बिल्कुल पुजारी भी हैं यहाँ रवि, पर, हम आपका रुख उनसे भी करेंगे। हमने बातचीत की थी, रवि, हम पहले भी हमने आपका बातचीत फिर की से थी, रुख उन्होंने करेंगे बताया क्योंकि था। देखिए भगवान शिव से जहां 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। चुनावी घोषणा पत्र बनाने की कवायद है और इसके लिए 30 अगस्त तक सभी विधानसभा में घूम घूम कर चुनावी नब्ज टटोलने का काम करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र के लिए कई जिलों में प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। सभी नियुक्ति प्रभारी 30 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके आधार पर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। तो मिशन 2022 के लिए तैयारी तेज हो गई है कांग्रेस की ओर से, जहां 70 सीटों पर पहले लोगों का मन टटोला जाएगा, नब्ज टटोली जाएगी कि क्या कुछ चीजें हैं जो घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती हैं। इसके बाद ही 30 अगस्त तक का टाइम है, वक्त है। इसी सीमा के भीतर लोगों को जो प्रभारी बनाए गए हैं, जिम्मेदार हैं, उन्हें ये रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके आधार पर ही कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र को तैयार करने वाली है। तो देखिए 2022 की तैयारियों में तेजी लाई जा रही है, जहां समय सीमा है 30 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है कांग्रेस के तमाम प्रभारियों को कि 70 सीटों की नब्ज टटोल कर जरा बताएं, घूम घूम कर जाएं लोगों के बीच और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या कमी है और वही वो चीजें घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इस रिपोर्ट के मंथन के बाद सभी प्रभारियों को 70 विधानसभा सीटों पर लोगों के बीच जाना होगा, उनकी नब्ज टटोलनी होगी, मुद्दों को समझना होगा और उन मुद्दों को जानने के बाद एक रिपोर्ट भेजी जाएगी 30 अगस्त तक। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो निचोड़ निकलेगा उसे चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो कांग्रेस की तैयारी और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट कर दी गई है। तमाम प्रभारियों को जाना होगा 70 विधानसभा सीटों पर, लोगों के बीच उनके मुद्दों को, उनके परेशानियों को जानना होगा, समझना होगा और 30 अगस्त तक ये रिपोर्ट देनी होगी एक जगह पर। इसी रिपोर्ट को जानकर, समझकर इसका निचोड़ निकाला जाएगा ताकि चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा सके, जो बेहद अहम होता है। इन्हीं वादों के आधार पर जनता में विश्वास जताया जा सकता है। इसी घोषणा पत्र के आधार पर लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है कि वो आगामी चुनाव में कांग्रेस चुने तो क्यों चुने। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और वंदना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है। आपको बताएं, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, हरिद्वार की रहने वाली हैं और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 गोल दागे हैं, जिसके इंतजार में भारत था और महिला खिलाड़ी टीम की शान बनकर उभरी हैं वंदना कटारिया उन 3 गोल के बदौलत। और अब ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, प्रोत्साहित करने के लिए और तमाम और खेल से जुड़े खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए वंदना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉकी स्टार वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को देहरादून में तीलू रौतेली जन्मदिन के मौके पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 22 आंगनबाड़ी महिलाओं को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग हर साल तीलू रौतेली के जन्मदिन पर अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। इसमें समाज सेवा, साहित्य, खेल, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कोरोना के समय में जिन बहनों ने साहसिक काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की सहायता करने का काम किया है, उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता, सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इस अवार्ड के लिए चुना, बिकॉज़ मैं ताइक्वांडो में इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल विनर हूँ और मैंने बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी ताइक्वांडो गेम में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। वहीं तीलू रौतेली पुरस्कार में कांग्रेस ने पक्षपात का आरोप लगाया है।
काशीपुर में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुरस्कार के चयन में भाजपा से जुड़ी महिलाओं को तवज्जो दी गई है, जबकि योग्य पात्र महिलाओं को दरकिनार किया गया है। जो सरकार ने किया है वो जन विरोधी है और जनता के भावनाओं के विपरीत करा गया है। महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, उनकी भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, जो लेडीज सामाजिक कार्य में और उत्कृष्ट कार्यों में लीन थी, उनको इग्नोर करके उन्होंने ये वितरण किया है।